आज हम लोग का टॉपिक है डायबिटीज इंसिपिटस। पहले हम लोग समझेंगे डायबिटीज इंसिपिटस के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स एंड इसका इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग समझते हैं कि डायबिटीज इंसिपिटस होता कैसे है। तो पहले हम लोग नॉर्मल मैकेनिज्म देख लेंगे। नॉर्मल मैकेनिज्म में ये मान लेते हैं कि ये ब्रेन का पार्ट है। फिर यहां से क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो इसका जो नाम ही है, इसका नाम ही बोल रहे हैं कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, मतलब डायरेसिस को रोकेंगे। और ये जो कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। अब इसके बाद एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, मेनली V2 रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। V2 रिसेप्टर जो कहां है, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में V2 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, लेट्स सी। मान लेते हैं कि ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट, और यहां पर है V2 रिसेप्टर। यहां पर है V2 रिसेप्टर। अब जो ये एडीएच है, एडीएच आएगा V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। एडीएच आएगा V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। इसके बाद क्या होता है, एडीएच जाके जब V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, फिर यहां पर एमएस मीडिएटेड एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। एमएस मीडिएटेड, एमएस मीडिएटेड मतलब क्या होता है, एमएस मीडिएटेड एक्टिवेटिंग सिस्टम में मेनली क्या होता है, एटीपी से सीएएमपी होता है। एंड वो क्या करते हैं, V2 रिसेप्टर को एंट्री कराता है। फिर हम लोग एक 2D के समझ में, मान लीजिए 2D एक डायग्राम है। यहां पर क्या रहता है, एक्वापोरिन चैनल रहता है। इसके अंदर क्या रहते हैं, छोटा छोटा ऐसे एक्वापोरिन, छोटा छोटा ऐसे एक्वापोरिन रहता है। ऐसे एक्वापोरिन चैनल रहेगा, छोटा छोटा एक्वापोरिन चैनल रहेगा, छोटा छोटा। तो क्या हुआ, एडीएच V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। बाइंड करने के बाद एमएस मीडिएटेड एक्टिविटी के कारण V2 रिसेप्टर क्या हुआ, एंट्री किया कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद यहां पर क्या था, ये था एक्वापोरिन 2 रिसेप्टर। ये एक्वापोरिन 2 रिसेप्टर जब V2 रिसेप्टर एंटर करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में एमएस मीडिएटेड एक्टिविटी के थ्रू, ये जो एक्वापोरिन होता है ये अप रेगुलेटेड होता है। मतलब कैसे होता है, इसके बाद कैसे होगा, यहां पर समझ लेते हैं और एक डायग्राम में। तो इसके बाद क्या होगा, ये मान लीजिए कलेक्टिंग डक्ट है, और यहां पर जो एक्वापोरिन जो ऐसे सरफेस बेस में थे, वो क्या होता है, ऐसे अप रेगुलेट हो जाता है। ऐसे करके अप रेगुलेट हो जाएगा। अप रेगुलेशन के बाद ये एक्वापोरिन क्या करते हैं, वाटर जो होता है उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। H2O का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। पहले और एक बार देख लेते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन रिलीज हुआ। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट में जो V2 रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करते हैं। फिर एमएस मीडिएटेड एक्टिविटी के थ्रू एंटर करते हैं। एंटर करके एक्वापोरिन जो रहते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, एक्वापोरिन को आप रेगुलेशन करते हैं। आप रेगुलेशन करके क्या करवाता है, वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन कराता है। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म। अब क्या करेंगे, इमेजिन करिए कि सऊदी अरब का जो गर्मी वाला सिचुएशन है, या फिर हम लोग के इधर भी जो गर्मी वाला सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कोई एक आदमी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है। उसकी बॉडी से जो है स्वेटिंग के कारण फ्लूइड निकले जा रहा है। तो उस आदमी को बॉडी में फ्लूइड का डिफिशियंसी हो रहा है। तब बॉडी क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए क्या करते हैं, ये जो एडीएच रिलीज करके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा यूरिनेशन नहीं होने देता है। तो मान लीजिए जो वाटर को अगर रीअब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी, तो क्या होगा, जो यूरिन होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं।
बॉडी को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जब हम लोग गर्मी के महीने में रहते हैं या फिर कोई भी गर्मी में ज्यादा काम कर रहे हैं, बॉडी से फ्लूइड रिलीज हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज इंसिपिटस क्या होता है। तो हम लोग डायबिटीज इंसिपिटस में ये 2 टाइप्स होता है, एक होता है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस और एक होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस कैसे होता है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस, तो सेंट्रल के मतलब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सेंट्रल मतलब कुछ ना कुछ जो है ब्रेन के ऊपर डिफेक्ट होगा, ब्रेन के ऊपर डिफेक्ट होगा। तो मैं इधर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, एडीएच। अगर पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन रिलीज हो रहा है, अगर एडीएच हार्मोन का कुछ प्रॉब्लम होगा तो एडीएच हार्मोन प्रॉपर तरीके से आके V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये जो आगे का जो मैकेनिज्म है फिर एमएस मीडिएटेड एक्टिविटी के थ्रू V2 रिसेप्टर को आना, उसको एक्वापोरिन को आप रेगुलेशन कराना, ये वाला सिस्टम जो है बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, यूरिन जो है प्रॉपर तरीके से रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि सेम ये हम लोग का पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और इसको मान लिए ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। और यहां पर क्या था, V2 रिसेप्टर है, V2 रिसेप्टर है। ठीक है, अब क्या हुआ, एडीएच जो है एडीएच ये प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो एडीएच अगर प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाएगा, एडीएच अगर प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाएगा तो V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो उसका जो आगे का जो मैकेनिज्म था अप रेगुलेशन या फिर जो नॉर्मल ऐसे होने के बाद जो अप रेगुलेशन वाला जो मैकेनिज्म था उसका, वो भी नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, बॉडी से जो यूरिन का जो एक वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग के बॉडी से फ्लूइड ज्यादा निकले जाएगा। तो उसके फ्लूइड अगर ज्यादा निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया हो जाएगा। पॉलीयूरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया होगा, तो पॉलीयूरिया होगा तो क्या होगा, और एक थ्रस्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिटस। अब हम लोग देखेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस कैसे होते हैं। नेफ्रोजेनिक के लिए भी हम लोग सेम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये ब्रेन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये है कलेक्टिंग डक्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होना था एडीएच रिलीज हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एडीएच था। और यहां पर क्या था, V2 रिसेप्टर था, V2 रिसेप्टर है। यहां पर एक डिफरेंस देखिए, मैं जब यहां पर V2 रिसेप्टर बना रहा था, नॉर्मली जो मैं यहां पर V2 रिसेप्टर बनाया, इसका मेनली शेप मैंने कैसे रखा, मेनली इस टाइप का एक नॉर्मल एम टाइप का साइज का शेप है। तो और एडीएच इधर आता था और ऐसे करके एडीएच बाइंड कर पाता था। ठीक है, अब अगर यहाँ पर V2 रिसेप्टर में मतलब एडीएच रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एडीएच रिलीज होकर सब कुछ ठीक आ रहा है, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट का जो V2 रिसेप्टर है, अगर उसका कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटीज आता है, ऐसे इस शेप का ना बन के वो अगर ऐसे कुछ मल्टीपल इस टाइप का शेप का बन जाता है, तो क्या होता है, एडीएच जो आएगा वो प्रॉपर तरीके से एडीएच जो है बाइंड नहीं कर पाएगा। तो वहां पर यहाँ पर सेम होता है। एडीएच क्या होता है, जो है V2 रिसेप्टर, इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस। तो V2 रिसेप्टर के रेजिस्टेंस के कारण से जो एडीएच जो आते हैं वो प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अगर एडीएच प्रॉपर तरीके से रिलीज हो रहा है बट V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो वही सेम ही चीज होगा। यहां पर क्या होगा, जो एक्वापोरिन है, तो इसका वही आप रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, वाटर जो था उसको क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो वाटर को प्रॉपर तरीके से रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो यूरिनेशन इंक्रीज होगा। सेम, दोनों का क्लिनिकल फीचर सेम है बट मैकेनिज्म अलग है, डायबिटिक और सेंट्रल। तो ये क्या हुआ, ये होगा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का जो है मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, कि क्यों हुआ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज मैकेनिज्म। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस का मैकेनिज्म। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका जो मैनेजमेंट है यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाद में जाके डिटेल्स में देखेंगे इसका मैनेजमेंट। तो समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रल में एडीएच का प्रॉब्लम है, एडीएच नहीं आ पा रहा है, एडीएच जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज नहीं कर पा रहा है। तो उसके कारण अगर हम लोग इधर बाहर से अगर हम लोग ऐसे कुछ सिंथेटिक एडीएच दे दिया तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच नहीं रिलीज कर पा रहा है, तो हम लोग क्या क्या बाहर से सिंथेटिक एडीएच दे दिया। तो ये एडीएच क्या करेगा, इधर आके सिंथेटिक एडीएच इधर आके क्या करेगा, बाइंड करेगा एंड आगे का जो प्रोसेस है भिटू रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। फिर जो है जीएस मीडिएटेड एक्टिविटी के, एमएस मीडिएटेड एक्टिविटी के थ्रू जो है, सॉरी जीएस एमएस नहीं होगा, जीएस मीडिएटेड एक्टिविटी होगा। फिर जीएस मीडिएटेड एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा, एक्वापोरिन के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके जो है आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंथेटिक एडीएच। अब सिंथेटिक एडीएच का नाम क्या है, सिंथेटिक एडीएच का नाम क्या है, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन, ठीक है, ये जो है सिंथेटिक एडीएच है जो डेस्मोप्रेसिन, वो आके अगर हम लोग बाहर से उसको देंगे तो यहाँ से क्या करेगा, बाइंड करेगा, फिर आगे का जो प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ पर बोलिए अगर ये नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस होगा, डेस्मोप्रेसिन देने से कुछ काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि इधर तो एडीएच रिलीज हो रहा है, इधर प्रॉब्लम है V2 रिसेप्टर में। तो V2 रिसेप्टर में प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वजह से करता है, डेस्मोप्रेसिन काम नहीं करता है। तो इसके लिए इसका जो मैनेजमेंट है या फिर इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इसका एक अलग प्रोसेस है। हम लोग बाद में जाके नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि इसका बाकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। तो डेफिनेशन है, डायबिटिक इंसिपिडस is an uncommon disorder resulting from deficiency of vasopressin। डेफिशिएंसी तो क्या हम लोग क्या समझे, ये अनकॉमन डिसऑर्डर है, किसका डेफिशिएंसी हुआ था, या तो वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन मतलब क्या है, V2 रिसेप्टर, वेसोप्रेसिन मतलब क्या है, V2 रिसेप्टर का, या तो क्या होगा V2 रिसेप्टर का प्रॉब्लम होगा, नहीं तो क्या होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रॉब्लम होगा। कैरेक्टराइज्ड बाय, इसके लिए क्या होता है, अगर V2 रिसेप्टर और एंटी डायरेटिक हार्मोन का कमी होता है, क्या होता है, ज्यादा एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होगा, उसकी वजह से थ्रस्ट होगा। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट एंड थ्रस्ट। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, एकदम समझ के पढ़ना है। क्या, डायबिटीज इंसिपिडस इज एन अनकॉमन डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ वेसोप्रेसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट एंड थ्रस्ट। ठीक है, ज्यादा यूरिन निकलेगा तो थ्रस्ट आएगा। फिर देखते हैं हम लोग कॉजेस क्या सकता है। हम लोग पहले क्या समझे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में, कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं रिलीज हो रहा है, तो इसके मतलब जो पिट्यूटरी है वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा। और पिट्यूटरी कहाँ रहता है, हाइपोथैलेमस में रहता है, तो हाइपोथैलेमस में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से ही जो है पिट्यूटरी प्रॉपर तरीके से एडीएच को रिलीज नहीं कर पा रहा है। तो इसका कॉजेस क्या हो सकता है, इडियोपैथिक कॉज मतलब हम लोग को कभी कभी इसका कॉज पता नहीं होता कि किस कारण से हुआ। बाकी क्या है, पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी कुछ सर्जरी हुआ है उसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। पिट्यूटरी कहाँ रहता है, हाइपोथैलेमस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ब्रेन में सीवियर हेड इंजरी हो सकता है, या फिर कुछ तरीके का इन्फेक्शन जैसे कि हो गया आपका टीबी या फिर एन्सेफेलाइटिस, इसकी वजह से हो सकता है। और ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है, और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की वजह से हो सकता है कॉजेस। फिर नेफ्रोजेनिक का क्या बोले थे, नेफ्रोजेनिक में सेंट्रल से पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज हो रहा है, बट क्या V2 रिसेप्टर का रेजिस्टेंस है, V2 रिसेप्टर का प्रॉब्लम है, V2 रिसेप्टर उस एडीएच के साथ बाइंड नहीं कर पा रहे। तो क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वेसोरिसेप्टर V2 रिसेप्टर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव V2 रिसेप्टर म्यूटेशन, V2 रिसेप्टर जो है उसका एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन हो जाता है। फिर होता है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस,
ठीक है। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस के कारण, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस मतलब क्या होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है। हाइपोकैलेमिया के कारण हो सकता है, हाइपर कैल्सियमिया के कारण भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के बेसिस में। हाइपर कैलेमिया एंड हाइपर कैल्सियमिया के कारण से नेफ्रोजेनिक डीआई है। सिकल सेल डिजीज के कारण हो सकता है। फिर कुछ टाइप का ड्रग्स है जैसे कि लिथियम, रिफाम्पिसिन, कॉल्चिसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये सब के कारण भी हो सकता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। फिर रेनल डिजीज, क्रॉनिक रेनल फेलियर के कारण हो सकता है, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज के कारण हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया इसका क्लिनिकल कॉजेस। ठीक है, किस कारण से हो सकता है। दोनों का कॉजेस अलग है बट दोनों का जो क्लिनिकल फीचर्स है बिल्कुल सेम है। तो पहले तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा कि बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो हद से ज्यादा जो है वाटर बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, यूरिन जो है बॉडी से ज्यादा यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया। तो बॉडी में क्या होगा, तब क्या होगा, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया के मतलब हम लोगों ने पहले भी बोला है, पॉलीयूरिया के मतलब क्या होता है, पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा यूरिया निकल रहा है। ज्यादा यूरिया निकलेगा, ज्यादा प्यास लगेगा, ज्यादा थ्रस्ट लगेगा, तो होगा पॉलीडिप्सिया। और ज्यादा यूरिन निकलेगा, फिर जो पॉलीडिप्सिया होगा उस कारण से क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज आता है, जैसे कि वेट लॉस भी होगा। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरनेट्रोमिया। क्योंकि वाटर जब निकलता है बॉडी से तब वाटर अकेला नहीं निकलेगा, वो सोडियम को लेके ही निकलेगा। तो अगर यूरिन में ज्यादा सोडियम निकलेगा वाटर के साथ साथ तो हाइपरनेट्रोमिया होगा। फिर आएगा रेस्टलेसनेस, फिर आएगा रेस्टलेसनेस होगा। फिर सीजर्स होगा, ट्रकीकार्डिया होगा, ट्रकीपेनिया होगा, हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है। हाइपरनेट्रीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे इसका इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में, कि इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो बात है हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। क्लिनिकल हिस्ट्री में जो हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखे वो लेंगे। फिर हम लोग यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, यूरिन वॉल्यूम। यूरिन वॉल्यूम क्या, अगर पर डे में मोर देन 4 लीटर, एक्चुअली 4 to 18 लीटर जो है वो यूरिन लॉस हो जाता है डायबिटीज इंसिपिटस में। अगर पर डे में मोर देन 4 लीटर यूरिन लॉस होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीडिप्सिया में ये होता है। फिर यूरिन ऑस्मोलरिटी, यूरिन ऑस्मोलरिटी एक्चुअली क्या रहता है, यूरिन ऑस्मोलरिटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, 15 to 150 मिली ऑस्मोल पर केजी में चला जाता है। एक्चुअली जो यूरिन ऑस्मोलरिटी है 300 के ऊपर या फिर 600 के ऊपर रहता है, 600 के ऊपर हमेशा रहता है यूरिन ऑस्मोलरिटी। बट यहाँ पर क्या होता है, यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाता है। बट प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी जो लेस देन 295 रहता है, लेस देन 295 रहता है नॉर्मल में, वो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी क्या होता है, इधर इंक्रीज हो जाता है। तो यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉडी वाटर को जो है यूरिन ऑस्मोलरिटी क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए था कि एडीएच रिलीज करके वाटर को रिटर्न करना, कॉन्सेंट्रेट करना, बट इधर बॉडी को नहीं कर पा रहा तो यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाता है और प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे वाइटल में क्या देखेंगे, वाइटल में क्या क्या देखेंगे, वाइटल में ब्लड प्रेशर देखेंगे। ब्लड प्रेशर में क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ट्रकीकार्डिया होगा, ट्रकीपेनिया। ठीक है, ये होगा वाइटल में। अब फिर इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे तो हाइपरनेट्रोमिया, हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स में भी देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरनेट्रोमिया। ठीक है, फिर वाटर प्रिवेंशन टेस्ट। वाटर प्रिवेंशन टेस्ट जो है इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है और सबसे बेस्ट एक इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हम लोग अब वाटर प्रिवेंशन टेस्ट को समझेंगे। तो इसका मेनली पर्पस क्या है हम लोग का वाटर प्रिवेंशन टेस्ट का। वाटर प्रिवेंशन का पर्पस रहता है टू फाइंड द कॉज ऑफ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। क्यों पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया हो रहा है, इसका कॉज निकल के हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैसे करेंगे, नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा, सेंट्रल डीआई में क्या प्रॉब्लम था, डिक्रीज एडीएच सिक्रेशन, ये प्रॉब्लम था। नेफ्रोजेनिक डीआई में क्या प्रॉब्लम था, किडनी नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एडीएच, मतलब जो V2 रिसेप्टर है नॉट बाइंडिंग विथ एडीएच, इस कारण से प्रॉब्लम था जो कि नेफ्रोजेनिक डीआई में। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जो मैं समझा देता हूं, फिर हम लोग प्रोसीड्यूर में देखेंगे प्रोसीड्यूर में क्या क्या होता है। तो क्या होगा, पहले हम लोग सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं।
ये मान लीजिए कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर वाटर रिटेंशन जो है नहीं हो पा रहा है, वाटर रिटेंशन नहीं हो पा रहा है। किस लिए नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो ब्रेन है, ब्रेन से एडीएच जो है नहीं रिलीज हुआ, V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाया, इसलिए क्या हुआ, H2 को, वाटर को रिटेंशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वाटर को रिटेंशन नहीं कर पाएगा। अगर वाटर रिटेंशन कर पाता तो क्या होता, यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेट होता, बट यहां पर यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर को रिटेंशन नहीं कर पा रहा है, बॉडी में ज्यादा यूरिन निकले जा रहा है, तो पॉलीयूरिया हो रहा है और पॉलीडिप्सिया हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि सक्सिनेल, हम लोगों ने क्या किया था, एक है सिंथेटिक एडीएच जिसको बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन। अगर हम लोग ओ दे दिया इधर तो क्या करेगा, ये डेस्मोप्रेसिन जाके इधर बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद अगर जो यूरिन है वो डेस्मोप्रेसिन बाइंड कर लिया, बाइंड करने के बाद क्या हुआ, यूरिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेट बढ़ने लगा, क्योंकि डेस्मोप्रेसिन बाइंड किया तो वाटर रिटेंशन, जो भी प्रोसेस है V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करना, वाटर को फिर रीअब्जॉर्प्शन करना, सब कुछ प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्योंकि एडीएच का प्रॉब्लम था, हम लोगों ने बाहर से एडीएच को दे दिया तो क्या होगा, यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेट बढ़ने लगेगा और ज्यादा यूरिनेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इधर नेफ्रोजेनिक जो है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें जो प्रॉब्लम था, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, मान लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एडीएच प्रॉपर तरीके से रिलीज कर रहा है, एडीएच प्रॉपर तरीके रिलीज कर रहा है। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये तो प्रॉपर तरीके से रिलीज कर रहा है, बट इधर जो V2 रिसेप्टर है ये प्रॉपर तरीके से जाके बाइंड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से डायबिटीज इंसिपिटस हुआ और वाटर जो है रिटर्न नहीं हो पाया। अब हम लोगों ने अगर इस कंडीशन में अगर हम लोग इधर डेस्मोप्रेसिन दे दिया तो ये कुछ काम कर पाएगा, डेस्मोप्रेसिन इधर दे दिया तो ये कुछ काम कर पाएगा, क्योंकि हम लोग के बॉडी में एडीएच तो रिलीज हो ही रहा है। तो अगर डेस्मोप्रेसिन हम लोगों ने दिया, एडीएच तो रिलीज हो रहा है, ये भी इधर आएगा, लेकिन इधर तो V2 रिसेप्टर एडीएच के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो एडीएच के साथ V2 रिसेप्टर बाइंड नहीं कर पाएगा तो वाटर रिटेंशन नहीं हो पाएगा। जो प्रोसेस है V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके जो है एक्वापोरिन का अप रेगुलेशन, वो तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इधर V2 रिसेप्टर में ही प्रॉब्लम है। तो डेस्मोप्रेसिन देने के बाद जो ये जो प्रॉब्लम था, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये सॉल्व नहीं होगा, तभी भी प्रॉब्लम रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस था या फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस था। डेस्मोप्रेसिन देने के बाद यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग समझते हैं इसका स्टेप वाइज प्रॉपर तरीके से। प्रोसीड्यूर क्या रहता है, स्टेप 1 में हम लोग वाटर डिप्रीवेशन कर देंगे, मतलब हम लोग पेशेंट को वाटर, पानी देना बंद कर देंगे। अगर वाटर देना बंद कर दिए तो क्या होगा, बॉडी जो है वाटर को रिटेन करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर एडीएच रिलीज नहीं हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अगर एडीएच रिलीज नहीं हो पा रहा है तो वाटर को, पानी, हम लोग एक पेशेंट को पानी देना बंद करने के बाद भी बॉडी वाटर रिटेन नहीं कर पाएगा, तभी भी पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, यूरिनेशन होते रहेगा। ठीक है, तो क्या, नो ड्रिंकिंग वाटर फॉर 6 to 8 आवर्स। ठीक है, अब हम लोग मेजरमेंट करेंगे यूरिन आउटपुट, यूरिन ऑस्मोलरिटी एंड प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तब क्या देखेंगे कि जो नॉर्मल में जो होगा, नॉर्मल में क्या होगा, यूरिन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगा एंड बिकम कॉन्सेंट्रेट एंड प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो क्या देखेंगे, यूरिन ऑस्मोलरिटी, यूरिन स्टेज डाइल्यूट, यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या होगा, तब यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगा। और प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी क्या होगा, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगा। यूरिन ऑस्मोलरिटी कितना होगा, लेस देन 300 मिली ऑस्मोल हो जाता है। ठीक है, यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होते रहेगा, क्योंकि इसके मतलब कुछ प्रॉब्लम है, एडीएच नहीं रिलीज हो पा रहा है या फिर V2 रिसेप्टर में प्रॉब्लम है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि एडीएच नहीं रिलीज हो पा रहा है या फिर V2 रिसेप्टर में प्रॉब्लम है, हम लोग दे देंगे डेस्मोप्रेसिन। हम लोगों ने इधर समझा कि जो मेन मैकेनिज्म है क्या है, डेस्मोप्रेसिन दे दिया।
डेस्मोप्रेसिन देने के बाद अगर हम लोग देखा, डेस्मोप्रेसिन देने के बाद अगर हम लोगों ने देखा कि जो यूरिन जो है लेस देन 300 हो रहा था, जो यूरिन लेस देन 300 हो रहा था, डेस्मोप्रेसिन आफ्टर वाटर डिप्रीवेशन के टाइम में जो यूरिन लेस देन 300 हो रहा था, बट आफ्टर डेस्मोप्रेसिन वो क्या हो जाएगा, मोर देन 600 हो जाएगा। इसके मतलब उस पेशेंट का सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस था। बट डेस्मोप्रेसिन देने के बाद भी अगर यूरिन आउटपुट जो है, यूरिन जो है लेस देन 300 मिलीऑस्मोल पर केजी रहता है, मतलब यूरिन डायल्यूट यूरिन ही आ रहा है, मतलब उस पेशेंट के पास डेस्मोप्रेसिन काम नहीं कर पा रहा है, मतलब उस पेशेंट को क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, ये है मेन मैकेनिज्म। फिर इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट में समझेंगे। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान है। हम लोगों ने देखा ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में जो है पहले फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है वो है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन तो हम लोग ट्रीटमेंट में क्या देंगे, पहले डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन हम लोगों ने बोला डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, सिंथेटिक एडीएच है, सिंथेटिक एडीएच है जो क्या करेगा, यहां पर जाके V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगा, जो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर बाइंड करेगा, एंड आप रेगुलेशन ऑफ द एक्वापोरिन जो है, आप रेगुलेशन ऑफ द एक्वापोरिन कर पाएगा और वाटर रिटेंशन कर पाएगा। तो प्रॉब्लम इधर सॉल्व हो गया डेस्मोप्रेसिन से। ठीक है, ये इसका होता है मेन ड्रग ऑफ चॉइस। फिर और कुछ ड्रग्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए। और सेकेंड में क्या होगा, ये है क्लोरप्रोपामाइड। ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, इंक्रीज रेनल रीएब्जॉर्प्शन। क्लोरप्रोमामाइड ये क्या करेगा, इंक्रीज रेनल रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कार्बामाजेपाइन। कार्बामाजेपाइन क्या करेंगे, एडीएच जो है प्यूटरी हार्मोन से रिलीज इंक्रीज करेंगे। कार्बामाजेपाइन डायरेक्ट एडीएच रिलीज इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो पहले डेस्मोप्रेसिन यूज किया, क्लोरप्रोमाइड यूज किया, कार्बामाजेपाइन यूज किया। बट ये सब कुछ किसके लिए इफेक्टिव होगा, एडीएच जब रिलीज कर रहे हैं, कोई जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सबसे मेन किसके लिए होगा, ये होगा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के लिए। ठीक है, लेकिन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के लिए क्या होगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के लिए क्या होगा, हम लोगों ने इधर देखा कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस V2 रिसेप्टर में प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने पहले के टाइम में क्या करते थे, थायाजाइड डायबिटिक्स। अब क्या है, इधर ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ऊपर से हम लोग थायजाइड डायबिटिक्स दे रहे हैं, तो और यूरिन जो है रिलीज होते जाएगा। तो ये पहले क्या सोचा जाता था कि थायजाइड डायबिटिक्स देने से जितना ज्यादा यूरिन और निकलेगा तो ब्रेन के ऊपर, जो पिट्यूटरी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो बॉडी एक नॉर्मल मैकेनिज्म में बैक करके आएगा और एडीएच को जो है V2 रिसेप्टर को नॉर्मल करेगा, V2 रिसेप्टर को नॉर्मल करके वर्क करेगा नॉर्मली। ये इसलिए थायजाइड डायबिटिक्स दिया जाता था कि और फ्लूइड लॉस हो तो क्या होगा, बॉडी अपना सिंपल मैकेनिज्म में अपने आप लौट के आएगा। बट क्या है कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पर और एक मैकेनिज्म समझते हैं कि यहां पर जो हम लोग बोल रहे थे, जो जीएस यहां पर क्या है, जीएस मीडिएट एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, V2 रिसेप्टर जो है कलेक्टिंग डक्ट में एंट्री किया था, उसके बाद जो है आप रेगुलेशन ऑफ द H2 करवाया था। तो जीएस मीडिएटेड कैसे होता है, यहां पर क्या होता है, एटीपी से क्या होता है, साइक्लिक CAMP। अब CAMP क्या होता है, बॉडी में मेटाबॉलाइज हो जाता है। तो एक्चुअली जीएस मीडिएटेड जो है वहां पर क्या, एटीपी से CAMP बनता है, फिर वही CAMP जो है, ये जो इधर जो V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, सब करता है। तो अगर हम लोग जो CAMP है उसको ही हम लोग बॉडी में इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, ये जो V2 रिसेप्टर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो CAMP,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो CAMP जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था बॉडी में, हम लोग इसको रोक देंगे तो क्या होगा, CMP V2 रिसेप्टर के साथ अच्छे से बाइंड कर पाएगा और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो लौटा होगा, वो नॉर्मल मैकेनिज्म हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, CAMP मीडिएटेड एक्वापोरिन 2 जेनरेशन देते हैं, CMP मीडिएटेड एक्वापोरिन 2 जेनरेशन देते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर जो है वाटर रिटेंशन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, एंड ये जो मैकेनिज्म है इसको, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटर्स के ट्रीटमेंट में और क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो अंडर कॉज है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट में क्या हुआ, क्या देंगे हम लोग, थायाजाइड डाइयूरेटिक्स, थायाजाइड डाइयूरेटिक्स देंगे, और क्या देंगे, CAMP मीडिएटेड एक्वापोरिन 2 जेनरेशन देंगे। ठीक है, ये दो देंगे, और क्या, अंडर कॉज का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।